तो हेलो भाई, कैसे हो आप सभी। आज हम लोग 5 और 6 दिसंबर के साइंस के जो भी सवाल पूछे गए हैं यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और इसके पहले हम लोगों ने साइंस यानी कि जो भी 5 और 6 दिसंबर का करेंट अफेयर था उसका वीडियो अपलोड कर दिया। ठीक है, वो जाके आप लोग चेक आउट कर सकते हो। और जो भी सारे एग्ज़ाम यानी कि प्रीवियस ईयर में हुए हैं वो उसका जो है वीडियो अपलोड है, तो आप देख सकते हो। क्योंकि जो है सवाल रिपीट होते हैं और आपको जो अगर नेक्स्ट शिफ्ट में या फिर कुछ दिन के बाद है तो वो सवाल रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, तो 2 के स्पीड से आप देख सकते हो वीडियो को। चलिए, पहला सवाल साइंस का है। स्टेथोस्कोप में जो रोगी की दिल की धड़कन ध्वनि के डॉक्टरों के कानों तक किस तरह से पहुंचती है। तो देखो भाई, जब स्टेथोस्कोप हार्ट के पास लगाया जाता है तो वो जो होता है ध्वनि के बहुप्रावर्तन द्वारा यानी कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के द्वारा ही जो है डॉक्टर के कानों तक पहुंच पाता है। तो आंसर ऑप्शन इसमें हो जाएगा डी। कह रहा है कि अगला सवाल, रोस्टिंग की प्रक्रिया मुख्य रूप से किन अयस्कों के लिए की जाती है। ये क्लास 10 के आयरन साइन ओर्स में पढ़ने होगा। ठीक है, उसमें बताया गया है, ठीक है, एनसीईआरटी में, कि जो है प्रक्रिया अयस्कों के लिए जो अयस्क के अधिक मात्रा में यदि वायु या जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाए तो यह प्रक्रिया मुख्य रूप से सल्फाइड अयस्कों पर लागू की जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, सल्फाइड ओर्स हो जाएगा। अगला सवाल है, हाल ही में निवेशकों के साथ होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए, अच्छा ये करेंट अफेयर्स आ गया, कोई बात नहीं, यूपीआई हैंडल किसने पेश किया है। तो भाई यहाँ पे हो जाएगा, देखो, सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने हाल ही में निवेशकों को डिजिटल भुगतान से जुड़ी धोखाधड़ी से बचाने का उद्देश्य वेड यूपीआई हैंडल पेश किया है। वेड का अर्थ है वेरीफाइड डिजिटल। इस यूपीआई हैंडल के माध्यम से केवल सेबी पंजीकृत संस्थाओं को ही भुगतान किया जाएगा। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, सेबी हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सरल उत्तक यानी कि सिंपल टिश्यू है। तो देखो भाई, जाइलम जल ले जाता है, फाइलम फूड ले जाता है, पेरेन्काइमा क्या होता है भाई, सरलता प्रदान करता है, मतलब सहारा देता है। ठीक है, पेड़ पौधे में। रक्त क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। तो देखो, सरल उत्तक वे उत्तक होते हैं जो एक ही प्रकार के कोशिकाओं से बने होते हैं और किस तरह से समान प्रकार का कार्य करते हैं। और पेरेन्काइमा है सरल अस्थाई उत्तक होता है। क्या होता है भाई, सिंपल टिश्यू होता है पेरेन्काइमा। कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा भी क्या है, सरल उत्तक है। कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा भी क्या है, सरल उत्तक है। जाइलम और फेलम जो है क्या है भाई, ये कम्प्लेक्स है। ठीक है, कम्प्लेक्स टिश्यू यानी कि जटिल उत्तक है। समझ में आ गया। और सरल उत्तक वे उत्तक हैं जो कोशिकाओं से बने होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, क्योंकि ये कई प्रकार के कोशिकाओं से बने होते हैं। लेकिन जो रक्त है जंतु उत्तक है। रक्त जो है एनिमल टिश्यू है और ये पादप उत्तक नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आंसर जो है एलिमिनेट करके पेरेन्काइमा लगा सकते हो। मधुमक्खी पालन किसे प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो ये हो जाएगा एपीकल्चर। ठीक है भाई, मधुमक्खी पालन एपीकल्चर, तो इसमें दिया गया शहद, तो शहद हो जाएगा। एचआईवी संक्रमण किस स्थिति में सबसे अधिक खतरनाक फैलने की संभावना वाला होता है। इन विच सिचुएशन इज एचआईवी मोस्ट डेंजरस लाइकली टू स्प्रेड। तो यहाँ पे वो अस्थायी रूप से जो होता है फैलता है भाई। ठीक है, यानी कि जो नियमित व्यायाम करता है उसको थोड़ी होगा, फैलने की संभावना नहीं होगा। जो व्यायाम नहीं करता, जो स्वस्थ दिखाए, जो एक से अधिक व्यक्तियों के साथ यौन संबंध बनाता है, वो क्या होता है, एचआईवी सबसे अधिक खतरनाक होता है। जब कोई वस्तु समान चाल से वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो उस गति को क्या कहा जाता है। तो देखो, समान वृत्तीय गति को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी कहते हैं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा। अगला सवाल है, यदि कोई वाहन 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है, उसे तुरंत रोकना हो तो किस वाहन में ब्रेक सबसे तेज काम करेगा। देखो, कोई जो है कार 50 किलोमीटर घंटा प्रति घंटा चल रहा है और उसे आप अचानक रोकना चाहते हो सडनली। ठीक है, तो किस वाहन में जो है ब्रेक सबसे तेज काम करेगा। तो क्या साइकिल में करेगा, बस में करेगा, ट्रक में करेगा। तो किसी चलते हुए वाहन को रोकने में जो लगने वाला समय है वो जड़त्व और द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ट्रक और बस का द्रव्यमान बहुत अधिक होता है
तो जो है जड़त्व अधिक होगा और उन्हें रोकने में ज़्यादा समय लगेगा, लगेगा कि नहीं। साइकिल का द्रव्यमान कम होता है, इसमें कम जड़त्व होता है, उसे जल्दी रोका जा सकता है। भले ही तीनों की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा ही क्यों ना हो, लेकिन कब द्रव्यमान वाला वाहन जल्दी रुक जाता है। जैसे बच्चे के खिलौने लुढ़काओ, साइकिल लुढ़काओ, अपना मोटरसाइकिल लुढ़काओ और फिर एक अपना कार लुढ़काओ। अब तीनों की स्पीड सेम कर दो। अब सोचोगे कि किसके सामने आपको आगे आना है, तो जाहिर सी बात है बच्चा वाला साइकिल के सामने आपको आगे आना है और उसे आसानी से रोक सकते हो। क्यों? क्योंकि इसका इनर्शिया यानी कि मास जो है कम है, इनर्शिया भी इसका कम ही होगा। ठीक है भाई, तो ये डिपेंड करता है मास और इनर्शिया पे। अगला सवाल है अच्छा, तो सवाल इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बाइसिकल हो जाएगा। यदि किसी पिंड का द्रव्यमान केजी समान रहता है और उसका वेग यानी कि वेलोसिटी पहले की वेग से 4 गुना कर दिया जाए। देखो जैसे कि यहाँ पे सवाल क्या है कि देखो यदि किसी पिंड का द्रव्यमान केजी समान रहता है और वेलोसिटी, तो किनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv² होता है। अब हाफ है, मास को क्या किया? समान रह दिया। अब वेलोसिटी को क्या किया? 4 गुना कर दिया। 4 के होल स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई? तो 1/2 m इंटू 4×16, तो ये 2×8 यानी कि 8 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया ही नहीं गया, गतिज ऊर्जा 16 गुना हो जाएगा, ऊर्जा दुगना हो जाएगा। तो भाई यहाँ पे देना चाहिए ना गतिज। हाँ, यहाँ तो मिस्टेक किया है ना। हाफ mv² है, तो कह रहा है कि वेलोसिटी इसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि वेग वेलोसिटी 4 गुना कर दिया जाए। तो ये हो जाएगा 1/2 m इंटू 4 दो दूनी 4, 2×8 गुना हो जाएगा। ठीक है भाई, 8 गुना तो दिया ही नहीं है बार बार, कैसे होगा? गति 16, ऊर्जा 4 गुना, ऊर्जा दुगनी हो जाएगी। और दुगनी तो होगा नहीं, सेम तो रहेगा नहीं। अब ये 4 होगा या 16 होगा भाई? अगर हम दो नहीं काटते, इसको नहीं काटते हैं, ठीक है, तो ये हाफ रहने देते हैं, m भी 4×16 हो जाएगा। तो ये सेम हो जाएगा, किनेटिक 16 ही होना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल है किसी वस्तु उपकरण की शक्ति पावर P 20 वाट है और 120 वोल्ट है, तो ये हो जाता है P बराबर V इंटू आई, ये I बराबर P/V होता है। अब P दिया गया है 20 वाट दिया गया है, V कितना दिया गया 120, करंट निकालना है, तो ये हो जाएगा 20/120 यानी कि I बराबर भिक्षक दिशा से 1/6 और पॉइंट में आ जाएगा कितना? बताओ भाई। भिक्षक दिशा से वोल्ट में ही ना, वाट में, इसे ही तो कर रहा हूँ। P बराबर V/I, भिक्षक दिशा से तो भाग दो 6 से, 0.1 बार में लगाओ, 6 4 पॉइंट लगाओ, 0 6 25 6 छक 36, अच्छा 1 0 ये आ रहा है। ठीक है, अगला सवाल है किस प्रकार के प्रजनन में नर और मादा दोनों गैमेट्स की आवश्यकता होती है? तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगा। ठीक है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा कथन फ्रेगमेंटेशन के बारे में सही नहीं है? तो बीजाणु निर्माण एक प्रकार का विखंडन है। ठीक है भाई, बीजाणु जो निर्माण होता है फ्रेगमेंटेशन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, यानी कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, जिसमें जीव का शरीर कई टुकड़ों में टूट जाता है और प्रत्येक टुकड़ा एक नए जीव का अलैंगिक एसेक्सुअल, और इसी में सबसे ज़्यादा जनन होता है। इसलिए एक सवाल ये भी आया था कि सबसे ज़्यादा जनन, सबसे ज़्यादा पार्टिकल किस में बनेगा, यानी कि जीव बनेगा, तो सेक्सुअल या ये सेक्सुअल, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनता है। ठीक है भाई, प्रायः स्पायरोगायरा जैसे सवाल में पाए जाते हैं। सवाल वाला भी आ गया था, देखो इसके पहले वाला शिफ्ट में कराए थे कि एल्गी जो है सेक्सुअल है या ए सेक्सुअल है, तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होता है। स्पोर फॉर्मेशन फ्रेगमेंटेशन नहीं है, ठीक है, बल्कि यह एक अलग प्रकार का अलैंगिक जनन है। ठीक है भाई, समझ में आ गया, जिसमें विशेष बीजाणु बनते हैं जो अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होते हैं। यदि चंद्रमा का द्रव्यमान दुगना कर दिया जाए तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो यदि चंद्रमा का द्रव्यमान दुगना कर दिया जाए और दूरी समान रहे, ठीक है, दूरी समान रहे, तो उसी अनुपात में क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा, आधा हो जाएगा नहीं, अपरिवर्तित रहेगा, बल दुगना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट के सवाल, ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान कितना होता है?
तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है भाई, C6H12O6। समझ में आ गया। अब ये कह रहा है कि कार्बन जो है, कार्बन कितना है, पहले तो कार्बन का मास 6 होता है तो 12 छक 72। अब ये हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 × 12 तो हो जाएगा 12। ऑक्सीजन 16 होता है तो 16 × 6 16 छक 96। अब जोड़ दो, ये कितना हो जाएगा, 180 ग्राम प्रति मोल हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, 180 ग्राम आणविक द्रव्यमान। अवतल दर्पण में यदि मुख्य फोकस प्रिंसिपल से होकर प्रकाशित किरण आपतित हो तो परावर्तन के बाद वह किरण कहाँ से होकर गुजरेगी। तो भाई ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में, ठीक है भाई, तो यहाँ पे करा अवतल दर्पण में यदि मुख्य प्रिंसिपल फोकस से होकर प्रकाशित किरण आपतित हो तो परावर्तन के बाद वह किरण कहाँ से होकर गुजरेगी। तो देखो, अवतल दर्पण में यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद वह किरण मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ठीक है भाई, तो ये क्या हो जाएगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। यदि कोई वस्तु पर असंतुलित बल, यहाँ ध्यान दो, एक सेकेंड इसको जूम कर देता हूँ, चलो ठीक है। एक वस्तु पर अनबैलेंस्ड फोर्स लगाया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो असंतुलित बल वह बल होता है जो किसी वस्तु के वर्तमान अवस्था यानी कि रेस्ट या मोशन को क्या करता है, बदल देता है। जैसे कि न्यूटन के प्रथम नियम में आपने पढ़ा था कि बस में बैठे हो, बस अचानक जो है आगे बढ़ता है तो आप आगे की ओर झुक जाते हो। ठीक है, यानी कि पीछे की ओर ब्रेक लगता है तो ब्रेक लगता है आगे की ओर, आगे जल्दी चलता है तो पीछे की ओर। तो ये असंतुलित बल लगने पर वस्तु की जो है स्पीड और डायरेक्शन स्थिर और अवस्था में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो वस्तु की दिशा और गति में परिवर्तन आएगा। ठीक है, अगला सवाल है, यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल फोर्स कितना दिया गया, 5 न्यूटन, वेलोसिटी यानी विस्थापन कितना दिया, डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर, तो वर्क कितना होगा। तो W बराबर क्या होता है, F × S। F कितना है 5, S कितना है 10 और 50 जूल हो जाएगा। ठीक है भाई, आंसर। अगला सवाल है, यदि किसी वस्तु परिपथ में V बराबर यानी कि 2 दिया गया वोल्ट, एम्पियर यानी कि दिया गया है 0.2 एम्पियर, तो प्रतिरोध R का मान क्या होगा। तो R बराबर क्या होता है, V/I। R बराबर V/I, तो V बराबर 2, 0.2 ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कितना 10 एम्पियर। ठीक है, अगला सवाल है, पादप जनन में बीजाणु बीज का निषेचन किस प्रकार करता है। तो बीजाणु जो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन द्वारा करता है। ठीक है भाई, समझ में आ गया। भारत पोल ऑनलाइन पोर्टल का उद्घाटन किसने किया है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 7 जनवरी 2025 को भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया गया और यह पोर्टल CBI के अंतर्गत विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय पुलिस को सहयोग को मजबूत करना है। उपकला यानी कि एपिथेलियल टिश्यू का मुख्य कार्य क्या है। तो देखो, एपिथेलियल टिश्यू का मुख्य कार्य जो है शरीर के आंतरिक और बाहरी सतहों को ढकना, पदार्थों का अवशोषण जैसे कि पाचन तंत्र में, और स्राव जैसे कि स्राव मतलब गिरना, बाहर निकलना, जैसे ग्रंथियों में बलगम करना, साथ ही संवेदन, सेंसन, निष्पादन, फिल्ट्रेशन और अंगों के बीच अलगाव भी करता है, जैसे कि त्वचा, श्वसन और पाचन पथ जैसी जगह बना लेता है, जो शरीर को नुकसान बचाने और उसके कार्यों को विनियमित करने में मदद करता है। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। एक दूसरे के पास बैठे दो मित्र, उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्यों महसूस नहीं होता है। तो देखो भाई, फोर्स का रूल है G × M1 × M2/r²। यदि दो व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी की तुलना में बहुत कम है, इसीलिए उनके बीच जो है गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ही लो होता है या फिर कमज़ोर होता है। और ये बल द्वारा लगाए गए जो गुरुत्वाकर्षण है, इसके द्वारा दो व्यक्तियों द्वारा जो बल लग रहा है गुरुत्वाकर्षण की अपेक्षा बहुत ही नगण्य है, यानी कि बहुत ही कम मात्रा में। ठीक है, इसलिए जो है गुरुत्वाकर्षण बल महसूस नहीं होता है। तो क्योंकि मनुष्य का द्रव्यमान बहुत कम है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कमजोर होता है, नहीं, क्योंकि दूरी अधिक होता है, पृथ्वी का बल अधिक प्रभावित है। यहाँ हो जाएगा द्रव्यमान वाला होगा। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक परिस्थिति की तंत्र का उदाहरण है।
प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र वे होते हैं जो प्राकृतिक द्वारा स्वयं निर्मित होते हैं और मनुष्य के हस्तक्षेप के बिना संतुलित रूप से संचालित होते हैं। वन फॉरेस्ट एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है जिसमें पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव और पर्यावरण के अन्य घटक आपस में क्रिया करते हैं। समझ में आ गया भाई? प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र वे होते हैं जो प्राकृतिक द्वारा स्वयं निर्मित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल ऑफ नेचर ऑफ, तो ग्रीन हाउस फॉरेस्ट भी होगा पारिस्थितिकी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस जीव में पीड़कनाशी यानी कि पेस्टिसाइड की सांद्रता सबसे अधिक होती है? तो पेस्टिसाइड की सांद्रता सामान्यतः खाद्य श्रृंखला फूड चेन में सबसे ऊपरी स्तर के जीव में सबसे अधिक होती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बायोमैग्निफिकेशन कहा जाता है। जब भोजन श्रृंखला के शीर्ष उपभोक्ता होने के कारण चील में पीड़कनाशी की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है, तो यहाँ पे ईगल हो जाएगा। ठीक है, ईगल क्यों होता है? ज़्यादा कीट फटिंगा खाता है, मछली खाता है वो। ठीक है, दीर्घकालिक गर्भधारण को रोकने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो कॉपर टी का। ठीक है, यानी कि बी शुड बी यूज टू प्रिवेंट लॉन्ग टर्म प्रेगनेंसी, ज़्यादा देर तक प्रेगनेंसी को रोकने के लिए कॉपर टी का यूज किया जाता है। अगला सवाल है, प्रत्येक अलग प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच न्यूनतम समय अंतराल कितना होना चाहिए? तो ये 1/10 सेकेंड होता है, यानी कि 0.10 सेकेंड। ठीक है भाई। अगला सवाल है, कैल्शियम क्लोराइड का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो कैल्शियम क्लोराइड का आणविक द्रव्यमान, जैसे कैल्शियम का हो गया 40 ग्राम प्रति मोल और क्लोरीन का हो गया 35.5 ग्राम मोल। ठीक है, समझ में आ गया? कैल्शियम क्लोराइड बोल दिया। अब क्लोराइड 35.5 गुना 2 कर दो, क्योंकि 2 क्लोराइड है। 35 गुना 70, 71 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो 7 4 11, 111 ग्राम प्रति मोल हो जाएगा। तो आप लोग जो है आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए जो है सीख लेंगे, ताकि जो है आपको एग्जाम में आए तो बना दो। निम्नलिखित में से किसका पीएच मान लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा? तो नहला यानी कि नीला कर देगा, एक होता है, ये तो होगा नहला यानी कि एसिडिक एसिड, ये तो होगा नहीं। रेड लिटमस को नीला कर देगा, यानी कि पीएच वैल्यू ज़्यादा होगा। पीएच कम होगा तो अम्लीय होगा, उदासीन होगा, 7 क्षारीय होगा। लाल लिटमस पत्र को केवल क्षारीय विलयन में नीला हो जाता है, जिसका पीएच मान 11 होता है। ठीक है भाई। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी घटना तरल का कणकीय प्रकृति यानी कि पार्टिकल नेचर ऑफ लिक्विड को दर्शाता है? तो देखो, पार्टिकल नेचर ऑफ लिक्विड मतलब समझे? नहीं समझे, मैं समझाता हूँ ना। स्याही का जल में स्वतः फैल जाना, जैसे स्याही आप डालो और पानी में फैल जाता, छोड़ो उसको, छोड़ो। पानी में तेल डालते हो, कड़वा तेल, ऊपर ऊपर फैल जाता है, तो ये होता है स्याही का जल में स्वतः फैल जाना। ठीक है भाई। या फिर तेल का, यदि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन हैं, तो द्रव्यमान संख्या कैसे निकलते हो? मास बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जोड़ देते हो, 11 + 12 कितना हो जाएगा? 23। ये पीछे वाले शिफ्ट में भी आ चुका है। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज 2025-26 केंद्रीय बजट में लगभग कितना रुपया आवंटित किया है? तो 2025-26 के लिए पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कुल लगभग जो है 3,0412.82 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। ठीक है भाई, लगभग 9% अधिक है पिछला से। महिलाओं में निषेचन कहाँ होता है? तो फैलोपियन ट्यूब होता है। अगला सवाल है, एक परिपथ में विद्युत विभव V बराबर 5 है, R बराबर 10 है, तो क्या होता है? V बराबर I × R। अब यहाँ पे V दिया गया है और क्या दिया गया भाई? रेसिस्टेंस दिया गया है, तो यानी कि हो जाएगा V 5, नीचे हो जाएगा 10, I निकल के आया 5 दूनी 10, 1/2 यानी कि 0.5 एम्पियर। 0.5 एम्पियर नहीं दिया गया है, 1/2 0.5 एम्पियर होगा आंसर। ठीक है भाई। अगला सवाल है, चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है? चिप्स के तेल होता है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन होकर खराब हो सकता है, बदबू, रेंसिडिटी पैदा कर सकता है। नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस है जो ऑक्सीजन को हटा देता है और इस प्रकार चिप्स में खराब होने से बचाता है।
हालांकि नाइट्रोजन पैकेट को थोड़ा फुला देती है, लेकिन वह मुख्य कारण नहीं है ऑक्सीकरण से बचाने के लिए। ठीक है भाई, तो ये आंसर कौन सा हो जाएगा? प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। अगला सवाल है, एक वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगता है और वस्तु 5 मीटर विस्थापित हो जाता है, तो किया गया कार्य कितना होगा? तो क्या होता है भाई, तो W बराबर क्या होता है? F इंटू एस। एफ क्या हो गया 10, एस क्या हो गया 5, यानी कि 50 जूल हो जाएगा। ठीक है। आंसर सवाल, कास्टिक सोडा का प्रयोग किस उद्योग में किया जाता है? तो देखो भाई, पेपर इंडस्ट्री। कास्टिक सोडा का उपयोग लुगदी और कागज निर्माण प्रक्रिया में रेशों को तोड़ने और उसकी अशुद्धियों को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण रसायन के रूप में किया जाता है। अच्छा, यह देखो, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में क्या होता है कि सीधे तौर पर प्रमुख घटक नहीं है, लेकिन इसका उपयोग संबंधित रासायनिक निर्माण प्रक्रियाओं में किया जाता है। सोप इंडस्ट्री, यह साबुन बनाने की पारंपरिक प्रक्रिया है में वसा या तेल को साबुन बदलने के लिए आवश्यक घटा है। कपड़ा उद्योग, इसका उपयोग कपड़ा उद्योग में फाइबर के अंतिम उपचार, रंगाई और सूती कपड़ों में प्रसंस्करण के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? कास्टिक सोडा का पेपर इंडस्ट्री में। कार्बन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गुण गलत है? कार्बन एक क्या है? अधातु है, और इसकी जो, तो यहाँ पे R1 क्या हो जाएगा? कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड कहाँ है भाई? ओ, ये हो जाएगा, इसमें आयनिक बंध होता है। अधातु सहसंयोजक बंध होता है। श्रृंखला गुण होता है, चतुर नहीं होगा। इट कैन फॉर्म सिंगल और डबल ट्रिपल बॉन्ड। ये गलत कौन है वो पूछा है ना? तो गलत इसमें हो जाएगा चतुष्फलक होता है। कोवैलेंट कैसा होता है? ये वाला नहीं होगा। ठीक है, डबल सिंगल ये। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के तृतीय नियम का उदाहरण नहीं है? भाई बैकग्राउंड थोड़ा सा मैनेज कर लेना, है ना? कि न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है भाई? कि नाव की आगे की ओर बढ़ना, ये तो सही है। बंदूक से गोली तीसरा नियम है। धरती पर पेड़ को हिलने पर फल का गिरना तीसरा नियम है। धरती पर चलना, अच्छो 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 पर पेड़ को हिलाने पर फल गिरना, ये तो तीसरा नियम है, ये नहीं होगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा गोल्जी अपारटस का कार्य नहीं है? गोल्जी का कार्य है प्रोटीन और लिपिड का मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग और स्राव करना। यह लाइसोसोम का निर्माण करता है और कोशिका के भीतर पदार्थों का परिवहन को सुगम बनाता है। गोल्जी कार्य शर्कराओं का निर्माण संशोधन करता है, अर्थात सरल शर्कराओं से जटिल शर्कराओं का निर्माण करता है। ठीक है, लेकिन ब्रेक डाउन उसका कार्य नहीं है। तो गोल्गी अपारटस अंतर होगा साधारण शर्करा को जटिल शर्करा में तोड़ना। जे थॉमसन के परमाणु मॉडल के बारे में कथन कौन सा सही है? जे थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार सही कथन, यह परमाणु के धनावेशित गोले से बना होता है और इसमें ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन अंतर्निहित होता है। यह मॉडल, जिसे प्लम पुडिंग मॉडल या फिर तरबूज मॉडल, ये सवाल रिपीट है भाई। ठीक है, तो सोचो रिपीट होता है तो आप लोग देख सकते हो। परमाणु का कुल आवेश शून्य होता है क्योंकि धनात्मक और ऋणात्मक आवेश समान परिमाण के होते हैं। तो यहाँ पे धनात्मक गोले वृत्ताकार कक्षाओं में सारा धन आवेश केंद्रित होता है, वृत्ताकार कक्षाओं में घूमता है। परमाणु का सारा धन आवेश नाभिक में केंद्रित होता है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा भाई? इलेक्ट्रॉन अंतर्निहित होता है या मॉडल जिसे ऋणात्मक आवेश इलेक्ट्रॉन होता है? धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन के चारों वृत्ताकार कक्षा में धनात्मक आवेश ये होना चाहिए। ठीक है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा फ्लेम का एक घटक प्रकार नहीं है? तो ट्रैकियाड फ्लेम का नहीं है, बल्कि यह जाइलम का होता है। जल खनिजों को परिवहन में सहायता करता है। ठीक है भाई, तो हो जाएगा कौन? ट्रैकियाड। निम्नलिखित में से कौन सा नालिका फ्लेम में पाई जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग ट्यूब इज फाउंड इन फेलम? तो फेलम एक संवहनी उत्तक है जो पौधों में पत्तियों द्वारा बने भोजन के अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है।
फ्लेम का प्रमुख अवयवों में चलनी यानी कि सीव ट्यूब, साथी कोशिकाएं, फ्लेम रेसे और फ्लेम ट्रेकाइमा शामिल होता है। वही वहिकाएं और ट्रेकेरियड जाइलम के भाग होते हैं। ठीक है भाई, मतलब वेसल्स और ट्रेकियार्ड ये जाइलम के भाग होते हैं। तो ये फैलम में पाई जाती है। तो अभी कौन सा बताया? फैलम एक संवहनी ऊतक है जो पौधे में पत्तियों द्वारा बने भोजन के अन्य भागों तक पहुंचता है। तो सीव ट्यूब्स हो जाएगा। तो देखो ये सब जाइलम है, जाइलम है, ये हो जाएगा सीव ट्यूब्स, क्या हो जाएगा? फैलम। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? यही हो जाएगा। अगला सवाल है, यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंका जाए तो समय के बाद उसका वेग क्या होगा? तो देखो चार मोशन में पढ़े होंगे इक्वेशन, v बराबर यू प्लस ए टी या फिर जी टी, ग्रेविटेशनल कर सकते हो। ठीक है, तो जब गेंद को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो गुरुत्वाकर्षण नीचे की दिशा में कार्य करता है। ठीक है, तो ये v बराबर यू प्लस ए टी हो जाएगा। यू क्या है? प्रारंभिक। जी क्या हो जाएगा? मतलब क्योंकि त्वरण नीचे की ओर है। टी हो जाएगा क्या? समय। तो ये हो जाएगा v बराबर यू प्लस माइनस जी इंटू टी। तो आंसर क्या हो जाएगा? v बराबर u माइनस जी टी। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। तो वीडियो यहीं तक था। आप लोग जो है कमेंट कर सकते हो और सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और जो पीछे वाले वीडियो है अपलोड किया है, ठीक है, वो सारे जो है साइंस और करेंट अफेयर के अलग अलग वीडियो शिफ्ट वाइज अपलोड है। ठीक है, यानी कि 2-3 शिफ्ट मिलाकर एक वीडियो है। तो आप लोग वो भी देख सकते हो। ठीक है भाई।